दोस्तों, एक लड़की की शादी को मात्र 3 दिन बीते थे कि तीसरी रात को भागते हुए वो अपने ससुराल से अकेले ही अपने मायके आ जाती है और दहाड़े मार मार करके रोने लगती है। अब जैसे ही उसके माँ बाप उस लड़की की हालत देखते हैं तो उसकी हालत ऐसी थी कि उसे देख करके वो घबरा जाते हैं, आश्चर्य में पड़ जाते हैं। जो कुछ रिश्तेदार अभी तक शादी से गए ही नहीं थे वो भी देखते हैं और वो भी घबरा जाते हैं और उससे इस तरीके से आने का कारण पूछते हैं। तो फिर वो जो थी वो बताती है, उससे सुनकर लोगों के होश उड़ जाते हैं। अब दोस्तों, वो लड़की कहती है कि रात को गए लोग उसके कमरे में आते हैं और उसी का वीडियो दिखाकर उसे ब्लैकमेल करते हैं। दोस्तों, ये सुनने के बाद में सारे के सारे जितने भी लोग वहां खड़े थे उसकी बातों को सुन रहे थे वो सुन करके सुन रह जाते हैं और उसके तुरंत बाद उसे लेकर के पुलिस थाने पहुंच जाते हैं, जहां पर पूछताछ होती है। और जब जांच होती है तो और भी खतरनाक किस्सा निकल करके सामने आ जाता है। दोस्तों, ये बहुत ही सनसनीखेज कहानी है। क्या कुछ होता है, आइए जानते हैं इस पूरी वीडियो के माध्यम से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरा हौसला जो है वो बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ऐसी ही कहानियां आपके सामने लाता रहूं। दोस्तों, ये कहानी है पश्चिम बंगाल की। एक लड़की जिसका कि नाम आदिति होता है, उसकी शादी फरवरी महीने में एक दिलीप दास नाम के लड़के से होती है। जब वो अपने ससुराल जाती है तो दोस्तों, सुहागरात की रात ही उसका पति बीमार हो जाता है। उसकी सास उससे कहती है कि बहू दरवाजा खोल के रखना। दोस्तों, उसे ये बात बड़ी ही अजीब सी लगती है। वो सोचती है कि ये भी कहने वाली कोई बात है क्या, और उसके बाद वो अपने कमरे में सोने के लिए दोस्तों चली जाती है। अपने पति का इंतजार करती है। इंतजार करते करते वो नहीं आता तो वो सो जाती है। लेकिन दोस्तों, रात को करीब 3 बजे जैसे ही उसने कुंडी खोलकर सोती है, रात को 3 बजे उसे अपने बिस्तर पर कुछ हरकत महसूस होने लगती है। वो सोचती है कि शायद पति आया होगा, लाइट बंद थी इसीलिए कुछ दिखाई नहीं दिया। दोस्तों, तो वो फिर कहती है कि मुझे नींद नहीं आ रही है, सोने दो। लेकिन सिर्फ इतना ही कहती है और उसके बाद में वो कुछ कहती ही नहीं है, ना ही उसका विरोध करती है और ना ही अगला जो था वो मान रहा था। वो सोचती है चलो कोई बात नहीं है, स्वागत की जो औपचारिकताएं हैं वो पति को पूरी कर लेने दो। वो भी थोड़ी एक्टिव हो जाती है। लेकिन दोस्तों, जब वो अपना हाथ इधर उधर घुमाती है और जब उस हाथ से चेहरे पर टच करती है तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि उसका पति नहीं था, कोई और था। क्योंकि उसके चेहरे पर दाढ़ी थी जबकि उसके पति के चेहरे पर कोई दाढ़ी नहीं थी। दोस्तों, वो चौंक जाती है, कहती है कि कौन है ये, कौन हो तुम। दोस्तों, वो कहता है कि तुम चुप हो जाओ, कोई बात नहीं, मुझे ही भेजा गया है, कोई कुछ क्या कहेगा। दोस्तों, लेकिन वो लड़की जो थी वो उठ के बैठ जाती है और फिर कहती है कि तुम कौन हो। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तो फिर वो बेड से भी उतर कर नीचे बैठ जाती है, लाइट जलाने के लिए भागती है। लेकिन दोस्तों, जब तक वो लाइट जलाती है तब तक उस शख्स ने कमरे से जो शख्स था वो निकल कर भाग चुका था। अब वो जो लड़की थी बहुत बुरी तरह से घबरा जाती है। लाइट जलने के बाद देखती है कि कोई नहीं है। फिर उधर उधर देखती है, कमरे में कोई भी नहीं नजर आता। फिर वो कुंडी मार लेती है और थर थर से कांपने लगती है। सोचती है कि कौन होगा। फिर सोचती है कि शोर मचाऊं, किसको बुलाऊं। लेकिन दोस्तों, क्योंकि उसकी पहली रात थी तो इसलिए वो कुछ समझ नहीं पाती और फिर उसके बाद वो अपने बेड पर सोने की कोशिश करती है। लेकिन डर के मारे दोस्तों उसे नींद आ ही नहीं रही थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर गई थी अपनी रात में। उसके बाद जब सुबह होती है
तो उसका पति जो दिलीप दास था वो कमरे में आता है। वो फिर अपने पति से कहती है कि तुम कहाँ सो गए थे? तो वो कहता है कि मेरी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, मैं बगल वाले कमरे में सोया हुआ था रिश्तेदारों के साथ। दोस्तों वो बोली क्या हो गया, अभी ठीक हो आप? तबीयत खराब है तुम्हारी? वो बोलता है कि अभी नहीं, मैं ठीक नहीं हूं, मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है। दोस्तों फिर बोलती है ऐसा क्या हो गया है? तबीयत खराब ही थी तो अपने कमरे में सोने के लिए आ जाते, क्या तुम रात को आए नहीं थे? वो बोलता है कि नहीं, मैं तो नहीं आया, मैं तो अभी आ रहा हूं। क्यों, क्या हुआ बताओ मुझे। अब वो दोस्तों असमंजस में पड़ जाती है कि इसको बताऊं या ना बताऊं। दोस्तों फिलहाल वो नहीं बताती है, उससे सवाल जवाब करने लगती है कि तुम यहाँ पर क्यों नहीं सोए। वो कहता है कि मैं सोच रहा था कि तुम्हारी भी तबीयत ना खराब हो जाए। तो वो कहती है कि कोई छुआछूत की बीमारी है क्या तुमको? क्या हुआ मुझे बताइए, और मैं समझ नहीं पा रही हूँ क्या नौटंकी चल रही है। मुझे बोला गया कि कुंडी खोल के सोना, उसके बाद तुम आए ही नहीं, और ऐसे भी कौन सी तुम्हारी तबीयत देखने में ठीक ठाक लग रहे हो, कौन सी खराब है तुम्हारी तबीयत? क्या चल रहा है यहाँ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, मुझे बताओ। दोस्तों वो कहता है कि कुछ नहीं है। उसके बाद में वो वहां से उठकर जाने लगता है। फिर वो लड़की कहती है कि कहाँ जा रहे? तो वो लड़का फिर कहता है, उसका पति कहता है कि रिश्तेदार आए हैं, बहुत सारे रिश्तेदार घर में बैठे हैं, उनको इधर उधर छोड़ना है। तो अपनी उसकी कोई बहन थी या बुआ थी, तो दोस्तों फिर वो लड़का उसको छोड़ने के लिए बाइक से कहीं जा रहा था। वो वहां से उठ के फिलहाल वहां से चला जाता है। अब दिन भर वो अपने काम में बिजी रहता है, सारा दिन कमरे में कई लोग आए गए, उसने नाश्ता किया, खाना खाया, कई लोग उसका मूवी देखने आए, लेकिन वो उस शख्स को ढूंढ रही थी, जो दुल्हन थी वो उस शख्स को ढूंढ रही थी कि आखिर वो शख्स कौन था जो उस रात कमरे में आया था। क्योंकि दोस्तों उसकी नजरें बस उसी पर टिकी थी, उसी को ढूंढ रही थी। लेकिन दोस्तों उसे ऐसा कोई दिखता ही नहीं है मुंह दिखाई की रस्म में। अब सारा दिन फिलहाल ऐसे ही निकल गया। लेकिन जब दूसरे दिन ऐसा हुआ कि दिलीप दास कहीं और सोने के लिए गया, तो फिर जो अदिति थी उसके सब्र का बांध टूट जाता है। वो जाती है उसके पास जहां पर वो सोया था। उसके बाद उससे कहती है कि यहाँ पर क्यों सो रहे हो, चलो अपने कमरे में चलो, वहां पर सोते हैं। तो वो कहता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर वो कहती है तो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं क्या आपको खा जाऊंगी, मैं क्या आपके साथ में कुछ कर रही हूँ क्या, मुझे कोई ऐसी कोई बीमारी थोड़ी नहीं है, आप चलो अपने कमरे में सोना। दोस्तों अब सारी जो औरतें थी, 2-4 औरतें भी वहां आ जाती हैं, उसकी सास आ जाती है। वो कहते हैं कि इतनी बेशर्म दुल्हन है तो हमने कभी देखी नहीं कि खींच खींच कर अपने पति को अपने कमरे में ले जाने की बात कर रही है। तो दोस्तों अदिति का पारा इतना सुनते ही बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, वो हीट पकड़ जाती है। वो कहती है कि मैंने भी ऐसा घर नहीं देखा कि पराई लड़की को अकेले कमरे में छोड़ दिया जाए और मरने के लिए पता नहीं कौन आए और क्या करे, किसी को कोई खबर ही नहीं है। दोस्तों अदिति की बात सुनकर सब घर वाले पता नहीं क्या सोचते हैं, लेकिन वो कहती है कि उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन इशारों में बताने की फिर कोशिश करती है। उसके बावजूद जो कमरे में आने के लिए तैयार नहीं था। दोस्तों उसका पति कमरे में आने के लिए तैयार नहीं था। अदिति फिर उससे कहती है कि नहीं, तुम्हें तो अब चलना ही पड़ेगा, मैं अकेली सोऊंगी क्या, मुझे डर लगता है। दोस्तों फिर उसकी सास उससे कहती है कि ठीक है, ये जा रहा है, सोएगा तुम्हारे पास में, लेकिन तुम इसको परेशान बिल्कुल भी मत करना, इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अब अदिति कहती है कि तबीयत खराब है लेकिन देखने में तो ठीक ठाक लग रहे हैं, ऐसी कौन सी तबीयत है, ऐसी कौन सा बीमारी है जो इसकी तबीयत खराब है, क्या चल रहा है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ सच में। दोस्तों फिलहाल जब वो लोग सोचते हैं कि बहुत बवाल हो जाएगा, तो फिर दिलीप दास उसके कमरे में भेज देते हैं। और जैसे ही
वो कमरे में जाती है तो कुंडली लगाकर उसकी क्लास लेने लगती है कि हाँ बताओ क्या बात है, क्या नौटंकी चल रही है। देखने में तो तुम्हें कोई बीमारी नहीं लगती, तुम बिल्कुल ठीक ठाक लग रहे हो और मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ऐसी क्या कमी रह गई जिसका तुम लोग मुझसे बदला ले रहे हो। दोस्तों अब जो दिलीप दास था वो सर झुकाए कुछ बोलता ही नहीं है, वो सिर झुका करके खड़ा हो जाता है। फिर जो उसके बाद बोलचाल के अपना सो जाती है दोस्तों। उसके बाद दिलीप दास भी उसके बगल में सो जाता है। अब वो लड़की सोचती है कि कुछ ये पहल करेगा अपनी तरफ से, लेकिन दोस्तों वो दूसरी तरफ करवट बदल लेता है, चद्दर ओढ़ लेता है। फिर लड़की सोचती है कि चलो मैं ही बात करना पहले शुरू करती है। वो उससे बातचीत करने की कोशिश करती है और जैसे उसके पास आती है तो वो उसे दूर भागने लगता है। वो कहती है कि क्या है ये, तुम दूर क्यों भाग रहे हो। तो फिर दिलीप दास कहता है कि मुझे तुम्हारे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुमसे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता। दोस्तों वो हैरान हो जाती है, फिर उस पति से पूछती है कि क्यों, किसी और से प्यार करते हो क्या। तो वो कहता है कि हाँ, और उसके बाद एक लड़के का नाम बताता है और जिसका नाम होता है चार्ली। दोस्तों ये एक गे था, एक सबलैंगिक था जो कि चार्ली नाम के लड़के से संपर्क में था। कोलकाता में 3-4 सालों से काम कर रहा था और तभी से उससे संपर्क था। अब जैसे अदिति ये बात सुनती है तो उसे दिलीप दास से एक कदम बिल्कुल पूरी तरह से नफरत हो जाती है। वो अपना आपा खो देती है। वो कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम। लेकिन फिर दोस्तों वो कहता है कि मैं जो कह रहा हूँ मैं वो बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, और अगर तुम्हारा भी कोई बॉयफ्रेंड है या कोई और है तो मुझसे रिलेशन अपना बना सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी तुम जिससे अपनी मर्जी रिलेशन बना सकती हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा। तुम अपनी जिंदगी जीने के लिए आजाद हो। यहाँ पर तुम्हें सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी, मैं तुम्हें रुपया पैसा सब कुछ देता रहूंगा, लेकिन मैं किसी और का हूं, मेरा कोई पार्टनर है। दोस्तों अब जब ये बात सुनती है कि मैं किसी और के साथ यहाँ पर रह सकती हूँ या फिर कोई बॉयफ्रेंड है उसके साथ अपना मैं जो रिलेशन है वो रख सकती हूँ, तो फिर उसे एक थप्पड़ जड़ देती है। उससे कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, मैं सिर्फ यहाँ इसीलिए आई हूँ और धोखा किए हुए तुम लोग अब तुम मुझे मेरे घर में पहुंचा दो। दिलीप दास जो है वो कुछ बोलता तक नहीं है, लेकिन वो पूरी तरीके से हंगामा खड़ा कर देती है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तो फिर सारे लोग कमरे में आ जाते हैं। अब वो लोग कहते हैं कि क्या हुआ, तो फिर वो कहती है कि ऐसी वैसी बात है, तुम लोगों ने धोखा किया है, मैं तुम लोगों में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। यहाँ से जाने के बाद देख लेना मैं तुम्हारा क्या हश्र करूंगी तुम सब लोगों के साथ में। दोस्तों उसके बाद जो दिलीप दास था वो कहता है कि देख लिया मैंने, इसीलिए कह रहा था मेरी शादी मत करो, और मैं अपने पार्टनर के साथ में ही खुश था, लेकिन तुम लोग नहीं माने। तुम लोग बोले कि मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यही हाल देख लो और संभालो इसको। उसकी माँ दिलीप दास के ऊपर बिगड़ जाती है। दोस्तों उसका बाप भी बिगड़ जाता है। कहते हैं कि तेरी भलाई के लिए किया था, अब तू ही नालायक है, तू निकम्मा है, तो हम क्या करेंगे, तू तो नाक कटाने पर लगा हुआ है। लेकिन अब वो कहती है कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने घर जाना है। लेकिन दोस्तों तभी वो शख्स आता है कमरे में जो कि दाढ़ी वाला था। वो उसी का देवर होता है। उसका छोटा जो दिलीप दास था उसका नाम राजू होता है, उसका छोटा भाई होता है। फिर वो उससे देखती है और देखते ही समझ जाती है कि
कि उसके मन में पहले से ही शंका थी कि यही होगा। लेकिन दोस्तों फिर जैसे ही उसको देखती है तो समझ जाती है कि वो यही है। अब सबके सामने बोल देना चाहती थी कि ये आया था दोस्तों, और ऐसी वैसी हरकतें कर रहा था। लेकिन दोस्तों फिलहाल वो कुछ भी नहीं बोलती है और सोचती है कि देखूं इन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। दोस्तों जैसे ही वो आता है राजीव, वैसे ही सारे लोग कमरे से चले जाते हैं और वहां से दिलीप दास भी चला जाता है। फिर राजीव जो है वो बिना बताए बगल में बैठ जाता है और वो कहता है कि भाभी देखो, ऐसा है कि इनकी कहानी कुछ अलग है, तुम टेंशन मत लो, मैं हूं, सब लोग राजी हैं और मैं जो हूं तुम्हें अपने पास रखूंगा, तुम मुझसे रिश्ता रखो, हम दोनों पति पत्नी की तरह रहेंगे। दोस्तों अदिति ये बात सुनकर हैरान हो जाती है। वो उससे कहती है कि तुम ही आई थी ना कल कमरे में? तो वो हंसने लगा, बोला हाँ मैं ही आया था, लेकिन तुम चिल्लाने में लगी थी तो मैं भाग गया। वो बोला क्यों आई थी? फिर वो सारी कहानी बताता है, जिसके मुताबिक जो दिलीप दास था 3-4 साल से उसका चार्ली से संपर्क था। उसने अपने परिवार वालों को साफ मना कर दिया था कि मैं शादी नहीं करूंगा, मेरा पार्टनर है। लेकिन परिवार वाले बहुत ज्यादा दबाव उस पर डालते हैं तो वो शादी के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जब शादी की डेट पड़ जाती है, शादी एकदम नजदीक आ जाती है, तो 2-3 दिन शादी में रह गए थे तो फिर चार्ली भी वहां आ जाता है और उसके बाद आकर के वहां पर ड्रामा करने लगता है और कहता है कि शादी करेगा तो मैं ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, फलाना ढिमका। अब दिलीप दास जिसके साथ जबरदस्ती करके शादी तो हो रही थी, जब वो चार्ली को इस तरीके से देखता है तो वो सीधा मुकर जाता है, कहता है कि मुझे शादी नहीं करनी। लेकिन शादी जो है एकदम 2 ही दिन बचे थे शादी में, तो ये लोग सोचते हैं चलो ठीक है शादी करके लाते हैं, उसके बाद होगा वो देगा जाएगा, क्या पता देवदास जो है वो सुधर ही जाए। लेकिन जब शादी करके लाते हैं तो दिलीप दास में कोई भी चेंज नहीं आता है, कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, वो जो है वैसे ही वैसा रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। फिर सारे लोग कहते हैं कि किसी तरीके से राजीव को इसके साथ सेट कर दो और फिर मामला सेट हो जाए। तो ये कहानी राजीव उसको बताता है। दोस्तों अब वो सोचती है कि ये लोग इतने गिरे मानसिकता के हैं, वो सोचती है कि इन लोगों के चंगुल से कैसे निकला जाए। दोस्तों फिर वो राजीव से कहती है कि चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मुझे 1 दिन का मौका दो, मुझे तुम 1 दिन का मौका दो, मैं अपने परिवार वालों से पूछ लूंगी और मुझे जो है कुछ फोन दे दो, कोई फोन दे दो, मैं उनसे बात करके उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी। क्योंकि दोस्तों उसके पास फोन नहीं था तो अब ये लोग उसे फोन भी नहीं दे रहे थे। उसके बाद कहते हैं ठीक है कल तुम्हारी बात करवा देंगे। दोस्तों इसके बाद में वो वहां से जो अदिति थी चले जाती है और अपने घर पर पहुंचती है और अपने माता पिता को सारी बातें बताने लगती हैं। माता पिता जब ये बात सुनते हैं तो वो दंग ही की दंग रह जाते हैं। फिर वो अपनी बेटी अदिति से बात करते हैं कि अब क्या किया जाए। अब अदिति कहती है कि मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है कि वो जो मेरा पति है वो गे है। तो लड़की के माता पिता उससे कहते हैं कि तुम घर में दोबारा से जाओ और मोबाइल को ले जाओ हमसे और वीडियो वगैरह चुपके से बना लेना उसकी। दोस्तों फिर अपने माता पिता की बात सुनने के बाद में वो वहां चली जाती है और फिर अपने माता पिता के कहे अनुसार ही काम करती है और वीडियो बना लेती है और फिर ससुराल जाने के बहाने वहां से आ जाती है। दोस्तों 1 दिन ही जाती है और 1 दिन में ही वीडियो बना लाती है, पूरे सबूत को जुटा लाती है और फिर पुलिस थाने पहुंचते हैं दोनों माँ बेटी और उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर देते हैं, FIR लिखवा देते हैं, दहेज का मुकदमा, दहेज का केस लगा देते हैं।
दोस्तों इसके बाद में उस वीडियो के जरिए पुलिस वाले जो थे वो उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं और फिर गिरफ्तार करने के बाद में अदालत में जो केस था वो पहुंच जाता है। तो दोस्तों ये थी कहानी। कैसी लगी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। दोस्तों ये कहानी जो है एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है, लेकिन जो भी नाम है वो काल्पनिक है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। दोस्तों हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो दहेज के लालच में ऐसा करते हैं, और इस हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जो गे प्रवृत्ति के हैं। तो दोस्तों मिलता हूं अगली ऐसी ही किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।